हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम आ गए अपने पार्ट एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बचेंद्री पाल द्वारा रचित के प्रश्न उत्तर लेकर। हम अपने प्रीवियस वीडियो में आपको इसका पूरा सार समझा चुके हैं कि इस चैप्टर में कैसे कैसे बचेंद्री पाल जी ने एवरेस्ट की शिखर यात्रा करी और एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करी। तो अब देखते हैं इसमें प्रश्नोत्तर किस तरीके से आ रहे हैं हमारे पास में। तो हम जैसे कि पहले वाले पार्ट में भी आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर 4 तरीके में आते हैं, वैसे ही इसमें भी 4 तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला जो दे रहे हैं 1-2 पंक्तियों में, तो ये जो 1-2 पंक्तियों में आता है ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, ये सब बहुत ही छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ये वेरी शॉर्ट्स हैं। तो चलिए देखते हैं अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो क्या था, अग्रिम दल का नेतृत्व पूर्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। तो जो अग्रिम जो आगे दल गया था जिसका काम था बर्फ को साफ करना, तो वो उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, प्रेमचंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा, क्या कारण था उन्हें ये नाम बड़ा अच्छा लगा। देखिए, एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागरमाथा नाम से जाना जाता है। लेखिका को सागरमाथा नाम अच्छा लगा क्योंकि सागर के पैर नदियां हैं और सबसे ऊंची चोटी उसका माथा है और यह एक फूल की तरह दिखाई देता है जैसे माथा हो। सागर माथा का अर्थ है समुद्र का मस्तक या माथा। एविशूट वासुतम में समुद्र का माथा सा प्रतीत होता है। तो अब यहां पर क्या हम बता रहे हैं, देखिए सागर माथा नाम उन्हें क्यों अच्छा लगा, उन्होंने सागर माथा नाम इसलिए अच्छा लगा, उसको पूरा हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सागर के जो पैर होते हैं वो नदियां, ठीक है, सागर के जो पैर हैं वो नदियां हैं। सबसे ऊंची चोटी का नाम माथा रखा गया, पहाड़। पहाड़ जो है ना भाई हमारे क्या कहते हैं सबसे ऊंचा है, तो हमारे ऊंचा क्या रहता है, हम सबसे ऊंचा हमारा माथा रहता है, तो इसलिए उसको माथा बोला गया। सागर का वो माथा है और वो एक फूल की तरह दिखाई देता है क्योंकि इतना ऊंचा है। तो वो सबसे ऊंचा जब हम दूर से देखते हैं तो जैसे लगता है बीच में वो है, उसके चारों तरफ ऐसे 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 करके पंखुड़ियां टाइप के फूल खिला हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। एक पहाड़ है, उसके नीचे छोटे 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 से जो पहाड़ हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं, तो वो एक फूल की तरह दिखाई देता है वहां पर। लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा, ध्वज जैसा क्या लग रहा, लेखिका को एक बड़े भारी बर्फ का बड़ा फूल पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज जैसा दिखाई दिया। तो वहां पर जो है एक क्या क्या हो रहा था, बाहरी बर्फ का फूल यानी कि प्लूम, क्या ना, प्लूम बोलते हैं उसको वहां की लैंग्वेज में। तो वो उनको ध्वज की तरह प्रतीत हो रहा था क्योंकि सबसे ऊंचा वो अकेला वहां पर खड़ा था और एकदम अकेले में, जैसे जैसे ध्वज होता है हम कहीं लहराते तो सबसे ऊंचा हमको दिखाई देता है, उसके आसपास कुछ नहीं दिखाई देता, तो वो उनको ध्वज की तरह उसका शिखर दिखाई दे रहा था। हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए। तो हमने बताया था ना प्राकृतिक आपदा, हिमस्खलन मतलब एवलांच जो है आया था। हिमस्खलन से 16 शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु हुई और 4 लोग घायल हुए क्योंकि वहां हम लोगों ने बताया था ना जब वो पेरिस पहुंचे थे तो वहां पर एवलांच प्राकृतिक आपदा आने का खतरा था, यानी कि आई थी, तो वहां पर एवलांच आया था जिससे वहां पर एक शेरपा की मौत हो गई थी। शेरपा मतलब जो होते हैं वहां के नेपाली लोग होते हैं जो सामान ढो के आपको ऊपर तक लेके जाते हैं। जो भाई हम तो चल ही रहे हैं और साथ में हमारा सामान भी बहुत सारा रहता है, तो हमारे लिए वहां पे चलना मुश्किल होता है, तो सामान लाद के हम कैसे चलेंगे। तो वो लोग जो शेरपा होते हैं वो नेपाली होते हैं और वो अपनी पीठ पर सामान लाद के हमें ऊपर तक पहुंचाते हैं। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा था। एक शेरपा कुली की मृत्यु तथा 4 के घायल होने के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा, मतलब जब एक की मृत्यु हो गई और इतने लोग घायल हो गए तो जो जितने भी दल के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए थे, मतलब डिप्रेस टाइप के हो जाते हैं, मतलब इतनी खुशी नहीं थी कि चलने की जो खुशी रहती है। तो कर्नल खुल्लर ने उनसे क्या कहा, एवरेस्ट जैसे महान अभियान के खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकारना पड़ता है, यानी कि हम इतनी बड़ी चढ़ाई करने जा रहे हैं कि वहां पर ये सब चीज़ें हमें स्वीकारनी पड़ेंगी, हमें इनसे ज़्यादा दुख नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये खतरों भरा रास्ता है।
रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई, यानी कि वहां पर खाना बनाने वाला जो था उसकी मृत्यु कैसे हुई। प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। तो प्रतिकूल जो है जलवायु मतलब अब वो जो खाना बनाने वाला था वो प्लेन एरिया से आया था, अब इतनी ठंड में जो है उसको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। वो जो जहाँ का रहने वाला है वहाँ इतनी गर्मी ठंड नहीं पड़ती, तो वो उसके लिए बिल्कुल भी डिफरेंट हो गया था, जो उसको परेशानी दे रहा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया। अब देखिए हर जगह हमने आपको बताया था ना, लगाने का तारीख, समय, लोग, सब चीज़ें मेंशन हुई थी। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कैंप 4 29 अप्रैल को 7,900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया था। ये चैप्टर पढ़ाते समय भी आया था कैंप 4। तो वो 29 अप्रैल को लगाया गया था 7,900 फीट की ऊंचाई पर। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया। तो जो शेरपा कुली था, उनका सामान जिनको ढूंढना था, उनको लेखिका ने अपना परिचय कैसे दिया। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय यह कहकर दिया कि वह बिल्कुल ही नौसिखिया हैं और एवरेस्ट उनका पहला अभियान है। तो अब उन्होंने क्या बताया कि हम इस पहाड़ों पर चढ़ने के बारे में, वहाँ के मौसम में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें इस चीज़ की कोई भी नॉलेज नहीं है। तो मैं एकदम नौसिखिया हूँ, मैं जब आगे बढ़ूंगी तो आपको ही हमारा सहायक बनना है। क्योंकि वो कुली लोग कई बार एवरेस्ट चढ़ने और उतरना कर चुके थे, तो वो लोग अच्छे तरीके से वहाँ के मुश्किलों से परिचित थे। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि मैं एकदम नौसिखिया हूँ, मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि वहाँ पर कैसे हमें कार्य करना है। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी। तो जब वो एवरेस्ट पे पहुंच गई थी तो कर्नल, सभी ने उनको बधाइयां दी थी, तो कर्नल खुल्लर ने उनको किस तरीके से बधाई दी। लेखिका की सफलता पर बधाई देते हुए कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में जाओगी जो तुम्हें अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न लगेगा। तो उन्होंने ये चीज़ उनको बताई कि हम भाई इस इतने बड़े अभियान के लिए भाई हमारा बैकअप भी अच्छा होना चाहिए। तो माँ बाप बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो बचेंद्री पाल जी के माँ बाप ने भी उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया था इस अभियान पे जाने के लिए। तो जब वो वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने बोला कि मैं उनका बहुत बहुत जो है आभार, उनको बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आप जैसी पुत्री को जन्म दिया। फिर उसके बाद अब वापस अपने देश में हम आएंगे तो हम जो संसार पीछे छोड़ के गए थे वहाँ वो हमको नहीं जानता था। कौन? बचेंद्री पाल नहीं जानता था, लेकिन अब बहुत बड़ी जीत करके वापस जा रहे थे। तो अब सब लोग जानते थे बचेंद्री पाल को। पहले एक अननोन लेडी थी और जब वो एवरेस्ट पे चल के वापस अपने देश पहुंचेगी, यानी कि भारत आएगी, तो बचेंद्री पाल को जानने वाला हर एक छोटा बच्चा भी होगा। तो अब वो संसार बदल जाएगा, लोगों की निगाहें बदल जाएंगी। अब आपके लिए हर निगाह में सम्मान होगा, प्यार होगा, गर्व होगा। तो ये सारी चीजें बदलाव आएंगे। अब यहां से हमारा शुरू होते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो 1-2 पंक्ति में हम दे रहे थे। अब हमें क्या करना है, वो 2 से 3 पंक्तियों में आ जाएगा हमारा। क्या दिया इन्होंने? प्रश्नों के उत्तर हमें 25 से 30 शब्दों में देने हैं। मतलब अभी तक जो हम सिर्फ एक लाइन के आंसर्स कर रहे थे, अब वो आंसर्स हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इनको बहुत ही सावधानी के साथ करिएगा। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। तो वो उन्होंने नजदीक से कहां से देखा था? नमचे बाजार से। तो वहां से उन्हें सबसे नजदीक उन्होंने एवरेस्ट पहली बार देखा था। नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को इतना अच्छा लगा कि वह भौचक्की रह गई। वह एवरेस्ट जो है लेहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों की निहारती रही। मतलब वो एवरेस्ट की जो नदियां थी उनको इतनी अवाक होकर ना कि इतना सुंदर ये प्रदेश कैसे हो सकता है, इतनी सुंदरता, इतना चारों तरफ, मतलब बर्फ है, सफेद है, सब कुछ सफेद है, उसमें रंग नहीं है ज्यादा, लेकिन तब भी जो प्राकृतिक छटा जो बिखरी हुई है वो बहुत ही सुंदर थी। तो ये वहां पर आपको उन शब्दों में लिखना है जो बचेंद्री पाल जी ने एक्सप्लेन करी थी।
डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारी दी? डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें निम्न जानकारियां दी। एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना। अब चढ़ने से पहले, जब हम चढ़ते हैं ऊपर जाने से पहले कुछ ट्रेनिंग सेशन होते हैं, तो ये ट्रेनिंग सेशन में ही उनको क्या क्या चीज़ें बताई गई थी। पहला क्या है, एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाना, यानी कि अगर कहीं पर कुछ ऐसा हो तो एल्युमिनियम की जो सीढ़ियां हम साथ लेकर चलते हैं उन्हें जोड़कर कैसे पुल बनाया जाए। लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, क्या क्या उपयोग किया जा सकता है। बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, कैसे हम बांधेंगे ताकि अगर हमारे हाथ या हम फिसलते हैं तो वो हमको कैसे रोक लें उन ऊंचाइयों से। अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों की जानकारी दी, मतलब जो दल आगे गया था जिसका काम था बर्फ को साफ करना, और जिसकी अगुवाई कौन कर रहा था, जो है उपनेता हमारे प्रेमचंद जी। तो वो जो दल आगे गया था जिसका काम बर्फ साफ करना था, उनकी भी जानकारी दी कि उनका कार्य कहाँ तक पहुंचा, वो कितनी मुश्किलों के साथ आगे पहुंचे। ये सारी जानकारी भी डॉक्टर मीनू मेहता जी ने दी जब वहां पर वो सेशंस ले रही थी। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेनजिंग उनकी टीम के सदस्य थे, उन्होंने क्या बोला? तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि वह एक पर्वतीय लड़की है, उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। कठिन और रोमांचक कार्य करना उनका शौक था। वे लेखिका की सफलता चाहते थे और उन्हें पूरी आशा थी कि वे होंगी। तो क्या दिया तेनजिंग ने उनकी तारीफ में? कहा कि आप तो पहाड़ों की ही हैं, मतलब आप पहाड़ों से इतना ज़्यादा फ्रेंडली हैं, इतने अच्छे से, क्योंकि आप खुद भी पहाड़ों पर रहती रही हैं, तो आप पहाड़ों को आप एक ही जो अटेम्प्ट में वो पहुंच जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि इस बार नहीं तो अगली बार। कई लोग कई बार चढ़ने के बाद पहुंचते हैं कि एक बार करा, तबीयत खराब हो गई या किसी तूफान आ गया, कुछ हो गया तो नहीं वापस आ गए, फिर दोबारा जाएंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आप पहले अटेम्प्ट में ही शिखर पर पहुंच जाएंगी, क्योंकि आप बहुत ही दृढ़ संकल्पी और हिम्मती लेडी हैं। लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? यहाँ पर लेखिका को अपने दल के साथ जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी, परंतु वे लोग पीछे रह गए। तो मतलब जो लोग साथ में उनके थे, अब ये तो दल तो चलता है, लेकिन जैसे उस दल में भी दो दो तीन तीन के लोग रहते हैं साथ साथ में चलने के लिए, तो इनको दो लोगों के साथ चलना था, जय और मीनू के साथ। लेकिन बचेंद्री पाल आगे चल गई और वो दोनों पीछे रह गए थे चढ़ाई के समय में। लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? मतलब तंबू तक जाने का रास्ता कैसे? तंबू के रास्ते एक बड़ा बर्फ पिंड गिरा था, मतलब एक बर्फ का टुकड़ा बहुत बड़ा आकर गिर गया था तंबू के रास्ते में, जिसने कैंप को तहस नहस कर दिया। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की सहायता से तंबू का रास्ता साफ किया और लेखिका को बाहर निकाला। तो क्या हुआ, बर्फ के एवलांच तो आए थे वहां पर, बर्फ कैंप लगा हुआ था, तो जो एवलांच आया तो उसमें क्या हुआ, लेखिका तंबू के अंदर ही फंस गई और बहुत बड़ी बर्फ जो है वो तंबू के ऊपर आकर गिरी थी। बचेंद्री पाल जी तो बच गई, लेकिन अब कैंप से भी उनको बाहर निकालना था। तो लोब्सांग जी ने क्या किया, अपनी छुरी से जो है वो बर्फ को क्लियर किया और जो है वो रस्सियों को काट के तंबू से बाहर उनको लेकर आए। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू करी? अब उन्होंने बताया ना कि अब यहाँ से महत्वपूर्ण क्या थी, वो अंतिम चरण की जो थी वो चढ़ाई थी, उसके लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियां की थी। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा किए। अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में चाय भरने के लिए नीचे उतर गई। तो अब हम जब चलेंगे तो हमें भूख प्यास भी तो लगेगी भाई, ऐसा तो नहीं है कि भाई, तो ये सारी चीज़ें, और ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ऑक्सीजन, क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की हमें कमी होने लगती है, क्योंकि हम सांस भी ज़्यादा लेते हैं और ऊपर एरिया में ऑक्सीजन भी कम मात्रा में एनवायरनमेंट में मौजूद होती है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एकदम से कहीं अगर सांस उखड़ती है तो ऑक्सीजन लगाया जाता है। तो बचेंद्री पाल जी ने ऑक्सीजन के सिलेंडर, खाने पीने की कुछ चीज़ें, एक गैस चूल्हा और चाय और जूस वगैरह भी उन्होंने एकत्र किया ताकि वो भी ले सकें और उनके जितने मित्र हैं वो भी ये सब चीज़ें खा पी सकें।
अब क्या यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन का अभी हमने सबसे पहले पढ़ा शॉर्ट क्वेश्चंस थे, वेरी शॉर्ट थे, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आए, अब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये आपको 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। 50 से 60 शब्दों का मतलब हो जाएगा लगभग एक पेज आपका इसमें कवर अप हो जाएगा। तो देखते क्या है, उपनेता प्रेमचंद ने किन परिस्थितियों से अवगत कराया, क्योंकि जब वो नीचे उतरे तो उन्होंने क्या क्या परिस्थितियां बताई थी। उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल के सदस्यों की को निम्न स्थितियों से अवगत कराया। क्या क्या स्थितियां थी? पहली बड़ी बाधा खुबुम हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। वहां पे कितनी बुरी तरीके से हिमपात हो रहा था, मतलब बर्फ गिर रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनके दल ने कैंप 1 6000 मीटर जो हिमपात से ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। तो इतना जो कैंप उन्होंने लगाया और वहां तक का जो कैंप 1 लगाया वहां तक का पूरा रास्ता क्लियर कर दिया है। यह भी बताया कि पुल बना दिया गया है, रस्सियां बांध दी गई हैं तथा झंडियों के रास्ते से चिन्हित कर दिया गया। अब देखो चारों तरफ बर्फ होती है तो हमें किस रास्ते जाना है, हम कहाँ जाएंगे। तो ये जो अग्रिम दल गया था इसका क्या काम था कि एक रस्सी बांध देना ताकि हमें रास्ता पता रहे। अब वो रास्तियों में क्योंकि चारों तरफ सफेद होता है तो रंगीन झंडियां बांध दी जाती हैं कि आपको इन इन रास्तों पे आगे बढ़ना है। तो वही काम उन्होंने किया था। बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है, मतलब जो बड़ी मुश्किलें होती हैं उनका भी जायजा लिया जा चुका है। ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना जारी है। यदि हिमपात अधिक हो गया तो अभी तक किए गए सारे काम व्यर्थ हो सकते हैं। हमें रास्ते खोलने का काम दोबारा भी करना पड़ सकता है। तो अब क्या है, वहां पर बहुत ज्यादा हिमपात हो रहा था और अगर उतना ही हिमपात और कई दिन तक या उससे ज्यादा होता रहा तो अभी तक जो रास्ते साफ करने और जगहों को चिन्हित करने का काम किया गया है वो सारा व्यर्थ हो जाता और ये सारा काम फिर से दोबारा करना पड़ता और ऊपर चढ़ने का काम और डिले हो जाता, क्योंकि ये काम जो अभी करके वो लौटे थे वो फिर से उन्हें करना पड़ता। तो ये सारी जानकारी उन्होंने दी। हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं, यानी कि हिमपात यानी कि बर्फ कैसे बरसती है। तो यहाँ बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरने को हिमपात कहा जाता है। यानी कि बर्फ के जो खंड होते हैं वो अव्यवस्थित ढंग से, मतलब कोई एक शेड्यूल नहीं रहता कि कैसे बरसेंगे। ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल मच जाती है। अब ग्लेशियर्स आप सभी जानते हैं वो एक जगह टिके नहीं रहते, वो बर्फ की बहती हुई नदी है, यानी कि उसमें बड़ी बड़ी शिलाएं जो हैं वो आपस में रगड़ खाते हुए वो आगे बढ़ती रहती हैं। तो वो बहती हुई नदी है, हलचल मची रहती है क्योंकि टकराहट होती है, उसमें बहुत शोर होता है, जैसे जैसे बर्फ टकराएगी शोर भी बहुत होता है। इससे बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं। तो जितनी भी जब रगड़ होगी तो चट्टानें गिरती रहती हैं। अन्य कारणों से भी अचानक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यानी कि अगर एकदम से मौसम में परिवर्तन हो तो परिस्थितियां और बद से बदतर हो जाती हैं। इससे धरातल पर बड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। अधिक हिमपात के कारण तापमान में भारी गिरावट आती है और रास्ते बंद हो जाते हैं। तो जो अब ये जो ग्लेशियर जो बह रहे हैं इनसे क्या होता है, ये पत्थर पहाड़ों तक को काट देते हैं, इनमें इतनी ताकत होती है। तो अब क्या है, इनमें खाइयां, जो धरती होती है उनमें खाइयां भी बन जाती हैं। जैसे बर्फ खिसकी आगे तो खाइयां बन गई, तो खाइयां बनने से भी खतरा बढ़ जाता है। अब उन्होंने क्या बताया, अगर बहुत ज्यादा हिमपात होता है तो खतरे भी बढ़ते हैं और परिस्थितियां बदलती चली जाती, क्योंकि मौसम में गिरावट आ जाती है। जितनी ज्यादा बर्फ गिरेगी मौसम में भी गिरावट आने लगती है। लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन कीजिए। अब उनके एक बार बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा जो है उनके उस पर गिर गया था, कैसे और क्या हुआ। लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन बहुत ही भयानक एवं खतरनाक था। लेखिका गहरी नींद में सोई हुई थी। रात 12:30 बजे एक सख्त चीज लेखिका के सिर के पिछले हिस्से से टकराई और वह जाग गई। साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। एक लंबा बर्फ पिंड ल्योत्से ग्लेशियर से टूटकर कैंप के ऊपर आ गिरा था। उसमें अनेक हिमखंडों का पुंज था। वह एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति के साथ और भीषण गर्जना के साथ गिरा था। इसने लेखिका के कैंप को नष्ट कर दिया था। इससे चोट तो सभी को लगी थी पर मृत्यु किसी की नहीं हुई थी। तो हमने बताया ना, जैसे ग्लेशियर टकराते हैं तो वो खंड जो है ना घर्षण के साथ जो है ना एक बहुत बड़ा खंड गिर के उनके कैंप के ऊपर आ गया था। इससे बहुत ज्यादा आवाज भी हुई थी, बहुत सारे लोगों को चोट आई थी, लेकिन मृत्यु किसी की भी नहीं हुई थी।
लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया, क्या कारण था? लेखिका को अपने दल में अन्य सदस्यों जय की तथा मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। ठीक है। 3, चूंकि लेखिका साउथ कोल अपने सहयोगियों से पहले पहुंच गई थी, इसलिए वह अपने साथियों की सहायता हेतु पुनः दुर्गम पहाड़ियों से नीचे उतरी थी। यानी कि अपने जो जिनके साथ चढ़ना था उनको, जय, मीनू और की के साथ उन्हें ऊपर दल में जाना था, वो उनसे पहले बेस कैंप पे ऊपर पहुंच गई थी। अब जब वो लोग आए तो उनको लेने के लिए फिर उस उतने दुर्गम रास्ते से वो नीचे उतरी कि हम अपने सदस्य के दलों को लेकर ऊपर चलते हैं। तब वह की के सामने पहुंची तो वह यह देखकर हक्का बक्का रह गए कि लेखिका इतने दुर्गम रास्तों को पार कर यहाँ दोबारा आ पहुंची। तो यहाँ पर उतने मुश्किल रास्ते को दोबारा तय करना, एक बार तय करना पड़ा उसके, वो फिर से उतरी थी उन लोगों को लेने के लिए। तो यही सब चीजें देखकर की बहुत ही हक्का बक्का रह गए थे। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन कीजिए। तो जैसे जैसे कैंप बनाए गए थे, 4 कैंप बनाए गए थे, इनका पूरा वर्णन हमें करना है। कैसे? बेस कैंप, सबसे पहला कैंप जहां पर सब एकत्र हुए थे और वहां से चढ़ाई शुरू करनी थी। यह कैंप काठमांडू के शेरपा लैंड में लगाया गया। पर्वतीय दल के नेता कर्नल खुल्लर यहीं रहकर एक एक गतिविधि का संचालन कर रहे थे। उपनेता प्रेमचंद ने भी हिमपात संबंधी सभी कठिनाइयों का परिचय यही दिया था। यानी कि उन्होंने बताया था ये परेशानियां आप लोगों को आगे फेस करनी पड़ेंगी। कैंप 1, सबसे पहले बेस कैंप था, फिर उसके बाद कैंप 1 लगाया गया। यह कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया। यह हिमपात से ठीक ऊपर था। इसमें सामान जमा था, यानी कि सामान पहले से आप लोग नीचे से ले जाके वहां ऊपर कैंप 1 में इकट्ठा कर दिया गया था। कैंप 2, यह चढ़ाई के रास्ते में था। मतलब पहले हम बेस कैंप से कैंप 1 तक पहुंचेंगे, फिर कैंप 1 से कैंप 2 तक पहुंचेंगे, जो चढ़ाई के रास्ते में जहां पर रुककर ये लोग थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। फिर कैंप 3, इसे ल्योत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाया गया था, मतलब सीधी ढलान थी। यह रंगीन नायलॉन से बना था और यही ल्योत्से ग्लेशियर से टूटकर बर्फ का जो पिंड है वो कैंप पर गिरा था। यह ग्लेशियर पर लगाया गया था, तो वहां ग्लेशियर के बगल में ही था, तो इसलिए वहां खतरे भी ज्यादा थे। अब कैंप 4, यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर था। ये जहां से हमें उसके बाद हमें साउथ कोल पहुंचना था। साउथ कोल कैंप यहीं से अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू हुई थी। यानी कि जब हम जहां से उन्होंने तैयारियां सारी, बचेंद्री पाल ने सारी अंतिम तैयारियां करी थी ना, उन्होंने गैस सिलेंडर्स, खाने पीने की चीजें, चाय और जूस इकट्ठा किया था, वहीं से साउथ कोल से इन्होंने आखिरी दिन, उसके बाद ये लोग सीधे जो है अपना एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए थे। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? जब लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तब वहां तेज हवा के कारण बर्फ उठ रही थी। एवरेस्ट की चोटी शंकु के आकार की थी। वहां इतनी भी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। चारों ओर हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। चट्टानें इतनी भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। लेखिका को फावड़े से बर्फ की खुदाई करनी पड़ी ताकि स्वयं को सुरक्षित और स्थिर कर सके। दृश्यता 0 तक पहुंच चुकी थी, मतलब वहां पर सब सीधी ढलानें थी, ऐसे ऐसे करके सीधी ढलान बनी थी, सीधी ऐसे करके सीधी ढलान थी, कहीं पर भी खड़े होने की जगह नहीं थी। बर्फ एकदम अनइवन थी, मतलब इतनी भुरभुरी थी कि आप खड़े नहीं हो सकते। वहां पर उस चोटी पर 2 व्यक्ति एक साथ नहीं खड़े हो सकते थे। तो लेखिका ने क्या किया, फावड़े से वहां पर बर्फ को स्थिर किया और वहां पर खड़े होने की जगह भी बनाई। सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री पाल के किस कार्य से मिलता है? लेखिका के व्यवहार से सहयोग और सहायता का परिचय तब मिलता है जब वह अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में चाय भरने के लिए बर्फीली हवा में तंबू से बाहर निकली और नीचे उतरने लगी। जय ने उनके प्रयास को खतरनाक बताया तो बचेंद्री ने जवाब दिया, मैं भी औरों की तरह पर्वतारोही हूं, इसलिए इस दल में आई हूं। शारीरिक रूप से ठीक हूं, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। यह भावना उनकी सहयोगी प्रवृत्ति को दर्शाती है। तो वो कैसे, मतलब दूसरों की इतने खराब मौसम में भी अपनी फिक्र छोड़ के वो दूसरों की सहायता कर रही थी। तो ये उनके सहायता नेचर को बताता है।
अब यहां से हमें आश्रय स्पष्ट करना है। आश्रय स्पष्ट करने का मतलब है हमारे सामने एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, इसका क्या मतलब है ये चीज हमें बतानी होगी। एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। ये क्यों बोला गया था? यह कथन अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर का है। उन्होंने शेरपा कुली की मृत्यु के समाचार के बाद कहा था। उन्होंने सदस्यों के उत्साहवर्धन करते हुए अभियान के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से वास्तविक में परिचित कराया था कि ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। एवरेस्ट की चढ़ाई कोई आसान काम नहीं है, यह जोखिम भरा अभियान होता है। यदि ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे स्वाभाविक घटना के रूप में लेना चाहिए। सच्चा पर्वतारोही इस तथ्य के साथ ही अपना अभियान प्रारंभ करता है। मतलब ये सब चीजें नेचुरल हो जाती हैं जब हम इतनी मुश्किल चढ़ाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कथन क्या है? सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार पर गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। मतलब ये उन्होंने बोला था कि हमको इस चीज का डर था कि हमारे इस यात्रा के दौरान कितने लोगों को ये हिमपात जो है वो प्रभावित करेगा। क्या था इसका मतलब? इस कथन का आशय है कि हिमपात के कारण बर्फ के खंडों के दबाव से कई बार धरती के धरातल पर दरार पड़ जाती है। यह दरार गहरी और चौड़ी होती चली जाती है और हिमविदरों में बदल जाती है। ये बहुत भयानक होते हैं। यह सुनकर लेखिका का भयभीत होना स्वाभाविक था। इससे भी ज्यादा भयानक जानकारी थी कि पूरे प्रयासों के बाद यह भयंकर हिमपात पर्वतारोहियों व कुलियों को परेशान करता। उन्हें इनका सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि चढ़ाई करनी है तो सामना तो करना ही है। लेखिका इस बात से भयभीत थी कि इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह और उनके सहयोगी पर्वतारोही हर क्षण खतरों से घिरे रहेंगे। तो मतलब खतरा हर समय चारों तरफ मंडरा रहा था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। अंदर से इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। तो ये कहाँ का क्षण था? जब वो एवरेस्ट पे पहुंच गई थी और छोटी सी पूजा अर्चना उन्होंने करी थी। लेखिका जब एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर घुटनों के बल बैठकर बर्फ पर अपना माथा लगाया और चुंबन किया, उसके बाद एक लाल कपड़े में दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा को लपेटा और छोटी सी पूजा करके बर्फ में दबा दिया। वह बहुत खुश थी और उसे अपने माता पिता का स्मरण हुआ। इस विजय में लेखिका ने भगवान और अपने माता पिता का बारी बारी नमन किया। यह लेखिका के लिए अत्यंत गौरव का क्षण था। उन्हें आज भी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला के रूप में पहचाना जाता है। तो वो कितनी ज्यादा जो है उन्होंने पूजा अर्चना करी, सब कुछ किया, तो वो सारा हमें इस क्वेश्चन में बताया गया। तो इस तरीके से इस पार्ट के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसका आप अच्छे से अपनी पढ़ाई में यूज भी करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।